हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्लास 10th का ये टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट कवर किया था, जिसका लिंक आप देख सकते हो। और आज की क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन कवर करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में को आप दो पार्ट्स में पढ़ोगे। एक पढ़ोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, और दूसरा हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहे प्लांट्स में हो चाहे एनिमल्स में हो, एक्चुअली क्या है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। दोनों पेरेंट्स ना स्पेशल टाइप की सेल्स देते हैं। अब स्पेशल टाइप की सेल्स देने का रीजन क्या है? अगर नॉर्मल सेल देंगे, मान लो ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो ह्यूमन बींग्स में हमारी जो नॉर्मल, जैसे हाथ में जो सेल है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स है, ठीक है। ये एक पेरेंट से आ गए, 46 क्रोमोसोम दूसरे पेरेंट से आ गए। अब ये अगर मिलेंगे तो फिर कितने हो जाएंगे? 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। अगली जनरेशन में कितने हो जाएंगे? 184 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो हर जनरेशन के साथ क्रोमोसोम का नंबर क्या होता जाएगा? डबल होता जाएगा। तो दो पेरेंट्स से, अगर दो पेरेंट्स से क्रोमोसोम्स आए तो जो कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कर रहे हैं, तो इसको सॉर्ट करने के लिए क्या है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, वो स्पेशल टाइप की सेल्स का हो रहा है। और इन स्पेशल टाइप की सेल्स को हम क्या बोलते हैं? गैमीट्स। क्या बोलते हैं? गैमीट्स। तो गैमीट्स आपके दो टाइप के हैं। कौन कौन से हैं? एक है मेल गैमीट और एक है फीमेल गैमीट्स, ठीक है। इनमें क्या होता है, ये गैमीट्स बनते कैसे हैं? ये बनते हैं मियोसिस से। मियोसिस एक तरह का सेल डिवीजन है। आपने 9th क्लास में दो सेल डिवीजन पढ़े थे, एक पढ़ा था माइटोसिस और एक पढ़ा था मियोसिस। माइटोसिस के अंदर एक पेरेंट सेल से दो सेल्स बन रही थी, जिनमें की क्रोमोसोम्स का नंबर सेम था, 2x डिप्लॉइड था। यानी कि अगर ह्यूमन सेल की बात करूं तो 46 क्रोमोसोम यहां पर थे और 46 दोनों सेल्स के अंदर थे। मियोसिस में क्या हो रहा है, जो एक पेरेंट सेल है उससे चार सेल्स बन रही है, 4 डॉटर न्यूक्लियाई, और जिनके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर क्या है? हैप्लॉइड है। यानी कि अगर ये 46 है तो इनके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर 23 है। हमेशा क्रोमोसोम नॉर्मल सेल में पेयर्ड रहते हैं। 46 है तो 23 पेयर्स में रहते हैं, और जो गैमीट्स है उसमें 23 अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं। अब 23 क्रोमोसोम्स वाला मेल गैमीट, जो कि स्पर्म है, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं अगर हम, और 23 क्रोमोसोम्स वाला फीमेल गैमीट जो कि ओवा है, जब ये फ्यूज होते हैं, इनका फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो जाइगोट बनता है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, और ये नॉर्मल जो नंबर होता है क्रोमोसोम का वो रेस्टोर हो जाता है। अब जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो सब इसकी ही रेप्लिका होंगे। अब इसमें होगा माइटोसिस, और माइटोसिस के सेल डिवीजन से क्या होगा? बॉडी ग्रो होगी। तो आपने क्या देखा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहां पर स्पेशल टाइप के सेल्स इन्वॉल्व हैं जिनको गैमीट्स बोलते हैं। गैमीट्स क्या है? गैमीट्स मियोसिस से बनते हैं, जिनमें कि क्रोमोसोम का नंबर नॉर्मल सेल के हाफ होता है, और जब इनमें फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है, फ्यूजन टेक प्लेस करता है, तो ये जो नॉर्मल नंबर होता है वो रेस्टोर हो जाता है। 50% क्रोमोसोम का जो कंट्रीब्यूशन है वो फादर से और 50% कंट्रीब्यूशन मदर से होता है। इन 46 क्रोमोसोम्स में, जो कि 46 क्रोमोसोम्स 23 पेयर में अरेंज होते हैं, और इनमें से जो ये जाइगोट है इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक मेल गैमीट के और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीमेल गैमीट के होते हैं। जब आप हेरिडिटी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो फीमेल के गैमीट के जो कैरेक्टरिस्टिक इसमें दिख नहीं रहे हैं वो एक्चुअली हिडन है और अगली जनरेशन में वापस आ सकते हैं। उसी तरह से मेल गैमीट के जो कैरेक्टरिस्टिक इसमें दिख नहीं रहे हैं वो अगली जनरेशन में आ सकते हैं। आप देखोगे कोई कोई कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर, आपके मम्मी पापा के अंदर नहीं है, पर आपके दादा दादी के अंदर या नाना नानी के अंदर से आपके पास आए हैं।
तो वो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक थे जो आपके पेरेंट्स में हिडन थे, लेकिन आप में आ गए, ठीक है, रीअपियर हो गए। तो इस तरह से भी होता है, तो वो आप हेरिडिटी में पढ़ोगे। बाकी यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब समझ गया आप, किस तरह से जो क्रोमोसोम के फ्यूजन की जो प्रॉब्लम है वो किस तरह से सॉल्व हो गई है, और किस तरह से दो पेरेंट्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन है एक जाइगोट के बनने में। दूसरी बात है कौन चीज, देखो ह्यूमंस में तो हमें पता है कि ये स्पर्म्स है, ये मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है, ऐसे करके। प्लांट्स में या फिर एनिमल्स में कैसे बताएं कि कौन सा गैमीट मेल है, कौन सा गैमीट फीमेल है? तो जो मेल गैमीट होता है वो स्मॉल इन साइज एंड मोटाइल होता है, यानी कि एबल टू मूव होता है, और जो फीमेल गैमीट होता है वो लार्ज इन साइज एंड नॉन मोटाइल होता है। ये ऐसा होना चाहिए कि आने वाले जो जाइगोट बनेगा, जो एम्ब्रियो बनेगा, उसको नरिशमेंट दे सके, ठीक है। तो बाय कन्वेंशन हम फीमेल गैमीट उसको मानते हैं। तो अगर आपको पता है कि प्लांट्स में जो पॉलन्स हैं वो जाते हैं स्टिग्मा में, और स्टिग्मा से वहां पर पहुंचते ओवरी में, तो पॉलन्स के अंदर कौन से वाले गैमीट हो जाएंगे? मेल गैमीट, ठीक है। और ओवरी के अंदर कौन सा गैमीट हो जाएगा? फीमेल गैमीट। समझ में आ गया ना? तो इस तरह से मेल और फीमेल डिसाइड होता है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे जा रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर ना क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स में होता है डीएनए। डीएनए क्या है? जब हमने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर शुरू किया वहां पर भी मैंने आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। डीएनए जो है वो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड क्या है? एक ब्लूप्रिंट है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन कैसे बनेंगे। अब एक न्यू ऑर्गेनिज्म अगर पैदा हो रहा है, उसको ग्रो होना है, तो उसको प्रोटीन बनाना है। प्रोटीन कैसे बनाएगा? वो आउटसाइड सोर्सेज से सामान लेगा, लेकिन प्रोटीन का सिंथेसिस तो बॉडी के अंदर ही होना चाहिए क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगा ये कौन बताएगा? ये बताएगा डीएनए, ठीक है। इसलिए जो ह्यूमन ब्लड है उसके अंदर एक जैसा प्रोटीन होता है, जो डॉग ब्लड है उसके अंदर एक जैसा प्रोटीन होता है। टेस्ट करके बताया जा सकता है कि ये ह्यूमन ब्लड है, ये डॉग ब्लड है, दोनों रेड कलर के हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी बताया जा सकता है क्योंकि दोनों के अंदर अलग डीएनए है। इसी तरह से डीएनए मैच करके ये भी बताया जा सकता है कि ये इसके सही पेरेंट है या नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि डीएनए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, डीएनए कॉपिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो डीएनए कॉपिंग के टाइम पे, डीएनए कॉपिंग एक मैंने कहा था आपसे एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसके बनने में, इसकी कॉपी बनने में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, वेरिएशन हो सकते हैं, ठीक है। तो एक वेरिएशन का सोर्स है एट द टाइम ऑफ डीएनए कॉपिंग। दूसरा वेरिएशन का सोर्स है ये फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन। जब दो पेरेंट से कैरेक्टरिस्टिक आ रहे हैं, डीएनए आ रहा है और ये जाइगोट में ये बन रहा है। वो जो क्रोमोसोम होता है उसमें जीन होते हैं, और जीन में एक जीन जो होता है वो एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जीन की जब 1-to-1 मैचिंग होती है तो दोनों पेरेंट में से किसी भी हर ट्रेट का एक कोई भी एक पेरेंट का कोई भी एक ट्रेट डोमिनेंट हो सकता है। जैसे अगर हेयर है तो स्ट्रेट हेयर मदर की तरह और ब्राउन हेयर फादर की तरह हो सकते हैं। मतलब फादर की तरह जो कर्ली हेयर है वो नहीं हुए, मतलब एक ट्रेट मदर की तरह और एक ट्रेट फादर की तरह, इस तरह से हो सकते हैं। तो कभी कभी ज्यादा ट्रेट मदर के हो सकते हैं, फादर के, ऐसा कुछ भी हो सकता है। दिस जस्ट अ मैटर ऑफ चांस। ये इतना रैंडम है कि आपने एक कॉइन आपने टॉस किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है? हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी है, टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी है। उसी तरह से जब ये फ्यूजन होता है इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस कि वो मेल की तरफ फादर की तरह होगा या मदर की तरह होगा या दोनों की तरह होगा, या एक मतलब अलग वेरिएशन थोड़ा सा हो सकता है। तो दो सोर्सेज ऑफ वेरिएशन है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन के चांसेस मल्टीपल टाइम्स हो जाते हैं, और वेरिएशन हो सकता है मे नॉट बी गुड फॉर द ऑर्गेनिज्म बट दे आर डेफिनेटली गुड फॉर द स्पीशीज। किसी भी तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने पे कोई ना कोई मेंबर ऑफ दैट स्पीशीज विल बी एबल टू सस्टेन दैट पर्टिकुलर climatic condition, climatic challenge, that particular climatic challenge, and will survive and continue the species. वेरिएशन हमेशा अच्छे भी नहीं होते हो, जो वेरिएशन खराब है ऑर्गेनिज्म के लिए वो धीरे धीरे जो पॉपुलेशन है उससे एलिमिनेट हो जाते हैं। अदरवाइज वेरिएशन जो है ना इवोल्यूशन में भी हेल्प करते हैं और ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वेरिएशंस आर गुड। अब आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखा दिया है। तो फ्लावर के बेसिकली ना 4 पार्ट्स होते हैं, एस पी एस पी, ये एक्रोनिम आप याद कर लो। एस क्या है? सेपल। सेपल क्या होता है? सेपल होता है ग्रीन इन कलर एंड प्रोटेक्ट द बड। पी है पेटल, ये कलर्ड और सेंटेड होते हैं और अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है, जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका स्टेमन। स्टेमन क्या है? स्टेमन है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये आपका आ जाएगा इसका फिलामेंट, और ये चीज जो है वो है एंथर, ठीक है। एंथर में आप ऐसे ये देखते होंगे, इनको हम बोलते हैं पॉलेंस। और जो पॉलेंस होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं? वो मेल गैमीट कंटेन करते हैं। एक पॉलन 2 मेल गैमीट को कंटेन करता है। उसके बाद फिर आपका आ गया है पी से पिस्टल, इसको कार्पेल भी बोलते हैं। और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अगेन मैंने कहा मेल और फीमेल कैसे डिसाइड होगा? क्योंकि इसमें ये जो पॉलेंस है ना, ये लाइट वेट होते हैं और ये उड़ करके चले जाते हैं। मैंने क्या कहा था? मेल गैमीट क्या होते हैं? मोटाइल एंड स्मॉल, ठीक है। और फीमेल गैमीट क्या होता है? नॉन मोटाइल। तो ये जो पिस्टल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा होता है स्टिकी प्लेटफॉर्म। अब ये स्टिकी होने का क्या मतलब, स्टिकी होने का क्या बेनिफिट है? स्टिकी होने का बेनिफिट है कि पॉलन्स आके ना यहाँ पे स्टिक हो जाते हैं, और ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है तो लैंड होने के लिए भी सही है। उसके बाद ये जो चीज है वो है स्टाइल। स्टाइल वो डंडी है, वो पाइप है जो कि स्टिग्मा को किससे ज्वाइन कर रही है? ओवरी से कनेक्ट कर रही है। ओवरी क्या है? बॉटम सोलन पार्ट ऑफ द पिस्टल है। इसके अंदर ये होते हैं ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स क्या करते हैं? ओव्यूल्स कंटेन करते हैं फीमेल गैमीट को। अभी जो नंबर, ये ओव्यूल्स ना आगे जाके सीड बनेंगे। मैंगो में एक ओव्यूल होगा, वाटरमेलन के अंदर बहुत सारे होंगे। तो इस तरह से ये ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके 4 मेन पार्ट्स आ गए हैं इसके। अब देखो होता क्या है। सबसे पहले तो हम देखते हैं, पहले तो जो फ्लावर्स होते हैं ये आपके 2 टाइप के होते हैं। एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हम किसको कहते हैं? विच कंटेन ओनली मेल या ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कंटेन करते हैं, यानी कि ओनली स्टेमन को कंटेन करते हैं या ओनली पिस्टल को कंटेन करते हैं, ठीक है। और बाइसेक्सुअल क्या होते हैं? विच कंटेन पिस्टल एंड स्टेमन। इसके एग्जाम्पल बोले तो पपाया, बनाना, ककुम्बर और वाटरमेलन, आप इसके एग्जाम्पल्स दे सकते हो। और इनमें अच्छा, उसके जो बाइसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल में आप मस्टर्ड, मैंगो एंड हिबिस्कस। अब आता है पॉलिनेशन का प्रोसेस। तो पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलेंस। पॉलेंस क्या है? जो मेल गैमीट को कंटेन करते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलेंस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। कैसे? बाय एयर, वाटर एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। एयर, वाटर एंड इंसेक्ट्स की हेल्प से एयर पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन ये होता है। तो है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें क्या होना चाहिए? तो इसमें एंथर और पिस्टल जो है वो सेम फ्लावर के होने चाहिए, और इसमें एंथर और पिस्टल। और पॉलिनेशन से क्या होता है? यहाँ पे बहुत सारे पॉलन्स लैंड कर जाते हैं। अलग अलग स्पीशीज के भी हो सकते हैं, लेकिन एक सूटेबल पॉलन में ही ना, जो ये बाहर इसकी जो ये है, ये टूट करके एक पॉलन ट्यूब जो है वो जर्मिनेट होगी, और वो पॉलन ट्यूब ऐसे करके इस तरह से ओव्यूल के अंदर एंटर करेगी 2 मेल गैमीट्स को लेकर के, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि हिबिस्कस के उसमें रोज की पॉलन में पॉलन ट्यूब बन गई, वो उसी स्पीशीज की बनेगी। कीमोट्रोपिज्म हम इसको बोलते हैं। तो फिर ये यहाँ पे आएगी। यहाँ पर क्या होता है? इस तरह से अंदर एंटर करती है। पोलर न्यूक्लिया है, जो फीमेल जर्म सेल होती है ना, जो यहाँ पर ओव्यूल में जो फीमेल गैमीट होता है ना, जो यहाँ ओव्यूल में जो न्यूक्लियस होता है ना, वो क्या करता है? 8 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है, जिसमें से कि ये पोलर न्यूक्लियाई है और इसमें एक फीमेल जर्म सेल है।
तो ये जो दो मेल गैमीट है इसमें से एक जाके पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज कर रहा है और एक फीमेल जर्म सेल को फर्टिलाइज कर रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, ठीक है, तो एक मेल गैमीट ने जाके दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन किया, इसको ये बनाएंगे एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें आपने देखा कि जो मेल गैमीट है उसके वो हैप्लॉइड होता है, दो पोलर गैमीट, ये भी एक्स और एक्स दो हो गए हैं, और इसके अंदर जो होता है ये ट्रिप्लॉइड, मतलब इसमें तीन न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, तो ये इस वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। और यहां पर क्या हो रहा है, एक हैप्लॉइड मेल गैमीट एक हैप्लॉइड फीमेल जर्म सेल को के साथ फर्टिलाइज हो के साथ फ्यूज हो रहा है और जाइगोट बना रहा है जो कि डिप्लॉइड है, और इसको हम बोलते हैं इस प्रोसेस को सिंगैमी, ठीक है। अब क्योंकि ये दो दो फर्टिलाइजेशन एट द सेम टाइम टेक प्लेस कर रहे हैं तो इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। वैसे ही आपके कोर्स में इतना डिटेल में नहीं है, आपको सिर्फ इस सिंगैमी वाला करना है, मतलब कि इसमें से पोलन ट्यूब से मेल गैमीट ट्रेवल करता है और फीमेल जर्म सेल को फर्टिलाइज करता है और जाइगोट बनाता है। अब फर्दर क्या हो रहा है, देखो ये जो जाइगोट है, दो पेरेंट्स से आपको पता है इसमें गैमीट्स आ गए, ये जाइगोट में होगा सेल डिवीजन। क्या होगा? सेल डिवीजन होगा, और इसी के अंदर ये एक बॉल ऑफ सेल बना लेगा जिसको बोलेंगे एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो एक सीड कोट डेवलप करेगा, एम्ब्रियो के चारों ओर सीड कोट डेवलप होगा हार्ड, और फिर इस तरह से सीड बन जाएगा, ठीक है। जितने ओव्यूल होंगे उतने सीड बनेंगे, ठीक है ना। तो ये सीड जो होगा वो डोरमेंट हो जाएगा, और इसमें एब्सिसिक एसिड, आपने प्लांट हार्मोन्स में पढ़ा था, एब्सिसिक एसिड इसके अंदर डोरमेंसी कर देगा। फिर क्या होगा, जब नया आएगा ना सीजन, जब तब ये इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, मॉइस्चर वगैरह मिलेगा, तो फिर ये जर्मिनेट होगा, सीड जर्मिनेशन होगा और नया प्लांट ग्रो होगा, और ये जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ना, तब ये उसको न्यूट्रिशन देगा और नया प्लांट ग्रो होने में हेल्प करेगा, ठीक है। ये जो ओवरी है ना, ओवरी का क्या बन जाएगा? ओवरी का बन जाएगा फ्रूट, ठीक है। और बाकी ये जो पार्ट्स हैं ये सब क्या होंगे? ये सब श्रिवल होकर के गिर जाएंगे सेपल पेटल। अब ये सीड क्या होगा? सीड जो होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मोनोकॉट सीड्स और एक होते हैं डाइकॉट सीड्स, डाइकोटाइलिडेंस। कोटाइलिडेंस क्या है? अगर ये चने का दाना आपने देखा है इस तरह का होता है, तो आप उसको ना ऐसे दो पार्ट्स कर सकते हो, दाल बन जाती है, तो ये तो है डाइकॉट सीड। और अगर गेहूं को करना चाहो ऐसे ऐसे होगा नहीं, अलग वो टूट जाएगा। तो क्यों? क्योंकि वो ऐसा है, ठीक है ना। इस तरह से वो इस तरह का है, वो ऐसा है, मतलब उसके अंदर एक ही ये लाइन है, वो मोनोकोटाइलिडन है, ठीक है। तो जो डाइकॉट सीड्स होते हैं आपके कुछ इस तरह से होगा। आपका आ गया है प्लूम्यूल, और ये आ गया है रेडिकल। ये प्लूम्यूल जो है ये फ्यूचर शूट है, और ये रेडिकल जो है वो फ्यूचर रूट है। और ये जो आपके कोटाइलिडेंस है, ये जर्मिनेटिंग प्लांट को क्या देंगे? न्यूट्रिशन देंगे, ठीक है। इसमें दो तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं, एक आता है पोस्ट पॉलिनेशन चेंजेस और एक आता है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, ठीक है। अगर आपको ये पूरी स्टोरी याद है और पूरी स्टोरी समझ में आई है तो जो भी आपको पूछा है वो आप आराम से दे सकते हो। अगर पोस्ट पॉलिनेशन चेंजेस का है तो पॉलिनेशन के बाद पॉलन्स लैंड होंगे और इनमें पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगी, पॉलन ट्यूब से मेल गैमीट यहाँ पहुंचेगी और फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज करेगी, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से सीड कोट डेवलप होगा और सीड बन जाएगा, ठीक है। और सीड जो है फिर नए प्लांट में जर्मिनेट होता है। और अगर आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस है तो आपको यहाँ बात करनी है कि जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज करते हैं तो फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन से फिर बनता है जाइगोट, और जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो और फिर सीड, ठीक है। एम्ब्रियो के सराउंडिंग सीड कोट बनता है और फिर सीड बनता है। तो ये आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में बात करनी है। उसके अलावा आपको ये भी बताना है कि जो ओवरी होती है बन जाती है फ्रूट, जो ओव्यूल होता है वो बन जाता है सीड। इसके अलावा सेपल, पेटल, स्टेमेन और पिस्टिल का ये स्टिग्मा, स्टाइल, स्टेमेन, ये सारे के सारे देर श्रिवल एंड फॉल ऑफ। सम टाइम आपने देखा है कि सेपल जो है वो लगा रह जाता है। किसमें लगा रह जाता है? ब्रिंजल में लगा रह जाता है, टमाटर में लगा रह जाता है, किसी स्ट्रॉबेरी में लगा रह जाता है।
तो रह जाता है। तो जो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है वो खत्म हो गया है। अब पढ़ते हैं ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ह्यूमन बीइंग्स में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने 8th क्लास में पढ़ा कि किस तरह से सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स आते हैं, प्यूबर्टी आती है, ईस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल्स में और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स डेवलप होते हैं तो फिर ये पता चलता है कि कौन फीमेल है कौन मेल है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स हमको विजिबल होते हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट आ गया फीमेल में, मेंस में फेशियल हेयर आ गए और हस्की वॉइस आ गई है ना, एडम्स एप्पल डेवलप हो जाता है और ब्रॉड शोल्डर हो जाते हैं और जो और गर्ल्स की वॉइस होती है वो थोड़ा श्रिल हो जाती है। उसके अलावा मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है गर्ल्स में। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ गई है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें स्पेशल टाइप की जर्म सेल्स इन्वॉल्व हैं। तो ये जर्म सेल बनने के लिए जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर बॉडीज होती हैं उन्हें क्या होता है, एक अलग से रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करेगा, जर्म सेल बनाएगा। तो मेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। जर्म सेल्स हमने क्या कहा था, मियोसिस से बनने वाली ऐसी सेल्स हैं जिसमें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ ऑफ द नॉर्मल बॉडी सेल होता है। अगर ह्यूमंस की बात करेंगे तो ह्यूमंस की नॉर्मल बॉडी सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि जो जर्म सेल है जो मियोसिस से बनी है, गैमीट्स हैं जो, उनके अंदर 23 हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स है, अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो वो बनेंगे। तो ये बनने के लिए स्पेशल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या है, 1 पेयर ऑफ ओवरी है, ठीक है। ये ओवरी फैलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट से इस तरह से जुड़ी रहती है, ठीक है। और यहां पे है ये मस्कुलर बैग यूट्रस, ठीक है। और इसकी ओपनिंग है सर्विक्स और फिर यहां पे आ गया वेजाइना, ठीक है। तो ओवरी में क्या होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द गर्ल चाइल्ड ये ओवरी जो होती है थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर ओवा को कंटेन करती हैं, ठीक है। तो उसमें से क्या होता है, जब प्यूबर्टी आती है उसके बाद क्या होता है, 1 ओवा इन अ मंथ यहां से रिलीज होता है ओविडक्ट से और फिर उसके बाद वो यूट्रस में आता है। जब वो ओविडक्ट में अगर उसको मेल जर्म सेल मिल गया तो वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और वो यूट्रस में अपने आप को इम्प्लांट, ठीक है। जो स्पर्म्स होते हैं वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू वेजाइना से एंटर करते हैं बॉडी के अंदर और यहां से होते हुए वो ये अपवर्डली मोबाइल होते हैं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है स्पर्म्स का, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया, टेल हो गई, ये टेल इनको अपवर्डली मोबाइल बनाती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये वेजाइना सर्विक्स से होकर के यूट्रस से होते हुए ओविडक्ट में पहुंचता है और अगर यहाँ पर जो है ओवा आ गया, मैच्योर हुआ, 1 ओवा इन अ मंथ मैच्योर होता है, अगर वो यहाँ पे मीट हो गया तो फिर क्या होगा, उससे फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बन जाएगा। और जाइगोट बनने के बाद उसमें सेल डिवीजन शुरू होगा, वो एम्ब्रियो बनेगा और वो यहाँ पे बॉल ऑफ सेल आकर के यहाँ अपने आप को इम्प्लांट कर लेगा, ठीक है, एम्ब्रियो। और फिर एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होगा और यूट्रस जो है उसको नरिशमेंट देगा और ये इसके बीच में एक टिश्यू बन जाता है, प्लेसेंटा बोलते हैं जिसको। तो फिर एक डिस्क शेप्ड टिश्यू है जो कि एम्ब्रियो और यूट्रस के बीच में बनता है। इसमें 2 चीज होते हैं, इसमें होता है ब्लड स्पेसेस। जो ब्लड स्पेसेस होते हैं वो होते हैं मदर साइड में, ठीक है। और जो विलाई होते हैं वो होता है बेबी साइड में, ठीक है। बेबी साइड में होता है तो विलाई से क्या होगा, बेबी एब्जॉर्ब करेगा। क्या एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा और क्या रिलीज करेगा मदर की बॉडी में, CO2 रिलीज करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज करेगा, ठीक है। तो डिस्क शेप्ड टिश्यू है, शॉर्ट नोट लिखने के लिए इसमें आता है। इसके अंदर क्या होगा, ग्रोथ होने लग जाएगी और 9 मंथ्स 1 वीक के जेस्टेशन पीरियड के बाद ये जो बेबी फुली डेवलप्ड बेबी है वो सर्विक्स जो है वो डायलेशन होता है हार्मोन्स वगैरह की वजह से और फिर उसके बाद ये जो है इसकी नॉर्मल डिलीवरी जो है वो हो जाएगी। सिजेरियन में होती है कई बार कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आने की वजह से, ठीक है। ओवरी का जो दूसरा काम है वो है ईस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करना, जो सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स जो है फीमेल्स में वो कंट्रोल करता है। साथ में एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करता है। अब मेंस्ट्रुएशन क्या है, मेंस्ट्रुएशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें कि क्या हो रहा है, जो यूट्रस है इसको पता है
कि एम्ब्रियो ने आना है इम्प्लांट होने के लिए, तो ये यूट्रस ना अपने आप को प्रिपेयर करता है और ब्लड और जो न्यूट्रिशन है आने वाले बेबी के लिए वो जमा कर रहा है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और एम्ब्रियो नहीं आया तो ये कुछ दिन के ओवा की लाइफ जो होती है 1 डे की होती है। कुछ दिन के लिए वेट करने के बाद ये यूट्रस की जो वॉल होती है, जो थिकनिंग होती है ब्लड और ब्लड स्पेसेस के साथ जो होती है, ये वेजाइना से फॉल ऑफ हो जाती है 3-4 डेज तक इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। प्यूबर्टी में जब ये प्रोसेस शुरू होता है तो इसको बोलते हैं मेनार्की। क्या बोलते हैं? मेनार्की। ठीक है। और ये 50-55 इस एज तक में जो रिप्रोडक्टिव जो है, जो पावर होती है वो खत्म हो जाती है धीरे धीरे, और ये इसकी जरूरत नहीं होती, तो फिर इसको बोलते हैं मेनोपॉज। तो क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन होना बंद हो जाता है। ठीक, प्रोसेस है ये 4-5 डेज का और हर मंथ रिपीट होता है, इसलिए इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 पेयर ऑफ टेस्टिस है जो कि स्कॉटम में रहते हैं। एक बैग होता है स्कॉटम, बॉडी के बाहर पेयर ऑफ टेस्टिस। 2 काम है इसके, एक तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को डेवलप करना और दूसरी बात है स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना। ओवा क्या हो रहे थे? ओव्यूलेशन क्या था? ओवा का मैच्योरेशन 1 इन अ मंथ। स्पर्म क्या है? प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद स्पर्म्स क्या होती है? एपिडाइनामिस है, यहां स्टोर होते हैं। उसके बाद ये हमारी आ गई वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस के थ्रू ये स्पर्म्स जो होते हैं ट्रैवल करते हैं और ये इधर आते हैं। यहां पर ये 2 ग्लैंड्स है, ये है सेमिनल वेसिकल और ये है प्रोस्टेट। ठीक है। तो ये प्रोस्टेट है, यहां से ये क्या करते हैं? सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट क्या करते हैं? अपने सीक्रेशन रिलीज करते हैं, जो कि स्पर्म्स को क्या देते हैं? 2 चीज, फ्लूइडिटी एंड नरिशमेंट देते हैं। तो फिर ये इसके बाद ये अब यहाँ पे बन जाता है सीमेन। ठीक है। स्पर्म्स का जो था ये क्या बन गया? सीमेन। और फिर उसके बाद ये पेनिस से होकर के यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज हो जाती है। यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज है किसका? यूरिन का भी पैसेज है। यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरिनरी ये डक्ट आ गई यहाँ पे, और ये जो है जो कॉमन पैसेज है इसमें दोनों आ जाते हैं। तो ये जो है पेनिस से रिलीज होता है। एक बार के रिलीज में लार्ज नंबर में स्पर्म्स होते हैं, जो है इसको वेजाइना में रिलीज करता है। ठीक है। ये जो टेस्टिस होते हैं ये बॉडी के बाहर होने चाहिए, क्योंकि जो स्पर्म्स है उनको प्रोड्यूस होने के लिए बॉडी से 1 डिग्री लेस टेम्परेचर चाहिए। तो अगर कभी किसी बेबी के अंदर ये स्कॉटम बॉडी के अंदर ही रहता है तो उसको ऑपरेट करके बाहर निकाला जाता है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इसको बॉडी के बाहर हो। ठीक है। अब आपने देखा कि जो फर्टिलाइजेशन है उसके लिए स्पर्म और ओवा का मिलना जरूरी है, और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू होता है। तो ये एक इंटीमेट प्रोसेस है और इसमें फ्लूइड्स मिलते हैं। तो फिर इसमें क्या है, क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स मिलते हैं तो फिर इसमें क्या है, इन्फेक्शन होने के चांसेस भी रहते हैं, बीमारियां भी एक दूसरे में चली जाती हैं। तो इनको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STDs। ठीक है। क्या बोलते हैं? STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये आपकी 2 टाइप की हैं, एक है वायरल और एक है बैक्टीरियल। वायरल है उसमें आपका आ जाएगा एक तो HIV एड्स। ठीक है। HIV एड्स, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है। ये जो बीमारी है इम्यून सिस्टम को अटैक करती है, और ये क्या है, एक इन्फेक्टेड मदर से बेबी में जा सकती है, एक इन्फेक्टेड पार्टनर से हेल्दी पार्टनर में जा सकती है, या फिर सिरिंज के थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन का यूज्ड सिरिंज यूज करने से जा सकती है, जो कि ड्रग एडिक्ट्स वगैरह में भी इसलिए हो जाता है एड्स काफी। दूसरी जो वायरल वो है वार्ड्स। ठीक है, STD। उसके बाद जो 2 बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो है सिफिलिस। तो सिफिलिस और गोनोरिया जो है ये डिजीज है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है, बैक्टीरियल STDs हैं। इसके लिए इनको अवॉइड करने के लिए एक तो जो मल्टीपल पार्टनर्स हैं वो नहीं होने चाहिए, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज है कि एक कॉन्डोम जो है कंट्रासेप्टिव डिवाइस है जो कि STD से भी बचाता है, प्रेगनेंसी के अलावा STD से भी बचाता है, और इसके अलावा हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, तो ये STD से बचा जा सकता है। अब जो है एक बेबी को बर्थ देना है ना, एक फीमेल बॉडी पे बहुत ज्यादा
रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, हेल्थ वाइज भी और मेंटली इमोशनली हर तरह से। कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो आपके 4 तरह के हैं। पहला मेथड है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में सबसे पहले तो अभी हमने जो डिस्कस किया वो किया था कॉन्डोम। कॉन्डोम क्या है? पीनस की कवरिंग है एक, जो कि क्या करती है कि बॉडी फ्लूइड्स का जो मिलना है वो नहीं हो पाता है। तो कॉन्डोम्स एक तरह से एसटीडी से भी बचाते हैं और दूसरा प्रेगनेंसी को भी अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्पर्म्स को ओवा से नहीं मिलने देंगे। जो भी स्पर्म रिलीज होगा वो कॉन्डोम्स के अंदर ही हो जाएगा। दूसरे इसमें कॉन्डोम के अलावा जो दूसरा बैरियर मेथड है वो कॉपर टी है, लेकिन वो एसटीडी से नहीं बचाता है। वो क्या है? वो इस तरह से टाई कर दिया जाता है, यहाँ पे ओविडक्ट, और यहाँ से ये टी शेप की वायर होती है, तो ये क्या करेगी? ओवा को रिलीज नहीं होने देगी। तो इसलिए जो है कॉपर टी, इसके थोड़ा साइड इफेक्ट्स होते हैं। दूसरा जो मेथड है वो आपका है केमिकल मेथड, ठीक है। तो केमिकल मेथड में आपके क्या आते हैं? ओरल पिल्स आते हैं। ओरल पिल्स एक्चुअली हार्मोनल पिल्स हैं और इनके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तीसरे, ये क्या कर रहे हैं? ओव्यूलेट फीमेल्स लेती हैं और ये क्या कर रहे हैं? ओव्यूलेशन को रोक रहे हैं। तीसरा क्या है? सर्जिकल मेथड्स में आपके 2 सर्जिकल मेथड्स हैं, वैसेक्टोमी और एक है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। वैसेक्टोमी जो है उसमें क्या करते हैं? वास रेफरेंस को टाई कर देते हैं। ये वास रेफरेंस को टाई कर देंगे तो फिर स्पर्म्स क्या होगा? वो नेवास रेफरेंस यानी कि स्पर्म डक्ट, यानी कि ये किसमें होती है? मेल में होती है। और फिर उसके बाद ट्यूबेक्टोमी क्या है? ट्यूबेक्टोमी में ये फैलोपियन ट्यूब को टाई कर देते हैं। तो ये जो है मेथड यूज किया जाता है फीमेल्स के अंदर, तो ये ट्यूबेक्टोमी हो गया। चौथा मेथड जो है वो बायोलॉजिकल मेथड है। बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है? क्योंकि जो मैच्योरेशन ऑफ ओवा है वो क्या करता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है जिससे शुरू होता है, जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने की डेट होती है हर मंथ की, उस मंथ के 14th डे में ओव्यूलेशन होता है लगभग, ठीक है। 14 डे में ओव्यूलेशन होता है। तो इस टाइम के आसपास अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करा जाए, क्योंकि इसकी लाइफ जो होती है ओवा की 1 डे होती है, तो भी जो प्रेगनेंसी है वो अवॉइड की जा सकती है, ठीक है। तो ये अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो बहुत रेगुलर है तो इस मेथड को फॉलो किया जा सकता है। कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं। अब देखो क्या कर रहे हैं, किस चीज में हेल्प कर रहे हैं? एक तो ये प्रेगनेंसी को, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड करने में हेल्प कर रहे हैं। दूसरी चीज जो है, 2 बेबीज के बीच में गैप मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं। तीसरी चीज जो है, जो हमारा रिसोर्सेज के ऊपर ओवरबर्डन हो रहा है ओवर पॉपुलेशन की वजह से, ये उसको भी टैकल करने में हेल्प कर रहे हैं। कॉन्डोम है वो एसटीडी से भी बचा रहा है। इस तरह से जो कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं वो हेल्प कर रहे हैं। एक टॉपिक और आता है वो है फीमेल फीटिसाइड। फीमेल फीटिसाइड क्या है? फीमेल फीटिस सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होते हैं, मतलब 4th मंथ में पता चल जाता है कि अल्ट्रासाउंड से कि ये जो फीटस है वो फीमेल है या मेल है। तो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन कराते हैं। इंडिया में ये बहुत ज्यादा कॉमन है और फीमेल बेबी को फीमेल फीटस को मार दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही खराब प्रैक्टिस, और इससे जो है मेल फीमेल रेशियो जो है सोसाइटी में वो बहुत गड़बड़ हो गया है। तो गवर्नमेंट ने जो है इसमें बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाए हुए हैं और ये एकदम प्रोहिबिटेड है कि सेक्स डिटर्मिनेशन बिल्कुल मना है और सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन जो है वो नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी जो है ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। और आप देखोगे हरियाणा, राजस्थान और बहुत सारे ऐसे यूपी, दिल्ली वगैरह में भी जो मेल फीमेल रेशियो है वो क्या है, बहुत खराब हो गया है। और अब जो है यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यहाँ पे खत्म हो गया है। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ बचा है इसमें, तो आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हो। और पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।